चलिए ठीक है, आवाज आ रहा है ना मेरा प्रॉपर? जी सर। हाँ हाँ, सर। 1 मिनट रुक जाइए, सबका पहले हम थोड़ा साउंड बढ़ा दें, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हम लोग देख रहे थे बिहार स्पेशल में प्राचीन मतलब बिहार का प्राचीन इतिहास, ठीक है ना? तो उसमें हम लोग कहाँ तक किए थे? उद्यान के बारे में सब किए थे और यही लास्ट था। तो बताइएगा कि पितृहंता मतलब किसको बोलते हैं? पितृहंता। हर्यक वंश को। हाँ, हर्यक वंश को बोलते थे। तो उसमें कुनिक किन का नाम था? कुनिक। हाँ, कुनिक नाम था ना? किसका कुनिक नाम था? वो हर्यक वंश का ही था ना? उसका नाम क्या था? अजातशत्रु। अजातशत्रु का ही क्या वास्तविक नाम था? ठीक है ना? तो याद रखिएगा। चलिए ठीक है, हम इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए अभी हम लोग देखेंगे शिशुनाग वंश। तो इसका टाइम पीरियड अगर पूछा जाएगा तो कब से कब हो जाएगा शिशुनाग वंश का? कोई बताइए। 412 से लेके 344 ईस्वी पूर्व है या 512 से लेके 444 ईसा पूर्व है? क्या है? तो ये हो जाएगा 444 से 344 ईसा पूर्व। ठीक है ना? अच्छा, ये बताइएगा कि नाग जो थे वो कौन सा वंश का स्थापना किए थे? शिशुनाग हेलो। वंश। ठीक है। देखिए, शिशुनाग ने हर एक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की और शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। ये पूछा जा सकता है ना? कि शिशुनाग ने किसको अपना राजधानी बनाया? तो क्या बताइएगा? वैशाली। वैशाली। हाँ। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंती वर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि किसने क्या किया था। मतलब इसको पराजित करने के बाद मगध में मिलाया था, तो क्या बतलाइएगा उसका क्या नाम था? शिशुनाग ने अवंती के राजा को क्या किया था? पराजित किया था। तो अवंती का राजा का क्या नाम था? अवंती अवंती वर्धन। वर्धन। हाँ, पीडीएफ में देखते रहिए। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी क्या किया? मगध में शामिल कर लिया था। 394 ईस्वी पूर्व से में शिशुनाग की मृत्यु के बाद मतलब कालाशोक मगध का शासक बना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि शिशुनाग के मृत्यु के बाद मगध का शासक कौन बना, तो क्या बतलाएंगे आप लोग? बोलिए। कलाशोक। हम्म। तब कब उसका मृत्यु हुआ था? 394 ईस्वी पूर्व में हुआ था या 395 ईस्वी पूर्व में हुआ था? 394। 394। ठीक है। पुराणों में उसे काकवर्ण कहा जाता था। कल हम लोग वेद पुराण के बारे में बात किए थे। तो पुराण कितना है बता दीजिए। कै गो 18। है? हाँ, वेद कै गो है? सर 4। 4 गो है। हाँ, उपनिषद कितना है? 108। हाँ। हाँ, ठीक है बिल्कुल। अब वो वेदांग कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है ना? वेदांत 6। चलिए आगे देखेंगे कि काला अशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र हो गई। ठीक है ना? काला अशोक ने 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कराया। ये पूछ लेता है, ठीक है ना, कि जो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सर। चलिए ठीक है। तो हम ये पूछ रहे थे ना कि काला अशोक ने 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली को क्या किया था? द्वितीय बौद्ध संगति का मतलब इसमें आयोजन कराया था। ठीक है ना? और क्या है कि काला अशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने क्या किया? शासन चलाया और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदी वर्धन था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मतलब शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो क्या बताइएगा? बोलिए। नंदी वर्धन। हाँ, नंदी वर्धन था। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे कौन सा? इसे शिशुनाग वंश। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक बताए थे? अभी हम बोले थे ना? 412 से 344 ईसा। हाँ, ठीक है बिल्कुल। तो बताइएगा किसने वैशाली को राजधानी बनाया था?
शिशुनाग ने या नंदीवर्धन ने? शिशुनाग। हाँ, शिशुनाग ने। ठीक है। शिशुनाग ने किसको मतलब पराजित किया था? उसका क्या नाम था? अवंती के राजा अवंती वर्धन। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने किसको किसको मगध में शामिल किया था? वो दो को किया था ना, क्या नाम था उसका बताइए? वत्स और कौशाम्बी। हाँ, वत्स और कौशाम्बी को क्या किया था? मगध में शामिल कर लिया था, बिल्कुल। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि शिशुनाग की मृत्यु के बाद मतलब मगध का शासक किसको बनाया गया था? नंदीवर्धन को बनाया गया था या कालाशोक को? कालाशोक को। हाँ, नहीं, कालाशोक को। तो हाँ। अगर हाँ, कालाशोक को बनाया गया तो इसको पुराणों में उसे क्या बोला गया? काकड़ बोला गया या काकवर्ण बोला गया? क्या बोला गया? काकवर्ण बोला गया है कालाशोक को। हाँ, बिल्कुल, काकवर्ण बोला गया। ठीक है। तो आपसे अगर पूछा हेलो, किसके समय में पाटलिपुत्र में राजधानी को ही कर दिया गया, मतलब बना दिया गया पुनः? बताइए। कालाशोक के समय। कालाशोक। हाँ, सुजीत सर टाइप किया कीजिए, आप भी टाइप करते रहिए। ठीक है। तो ये चीज देख लिए। अब हम लोग देखेंगे नंद वंश के बारे में बात करेंगे। तो नंद वंश का जो टाइम मतलब समय था ना, वो कब से कब था? तो 344 से लेके 321 ईस्वी पूर्व था। ठीक है ना? तो आपसे पूछा जाएगा कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो क्या बतलाएंगे? महापद्म नंद। हाँ, महापदम नंद। कब किया था बताइए? 344 में किया था या 345 में? हाँ, 344 में किया था, ईसा पूर्व में। ठीक है। तो महापदम नंद ने 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश को समाप्त करके क्या किया? नंद वंश की स्थापना की, है ना? तो आपसे पूछा जाएगा कि जो महापदम नंद था वो किसका उपाधि धारण किया था? दो गो उपाधि धारण था ना, एगो एक राट था और एक छत्र था। तो ये पूछ लेता। हाँ, एगो एक राट हो जाएगा और एक छत्र हो जाएगा। अगर नंद वंश का स्थापना किया तो महापदम नंद किस वंश को समाप्त किया था? तब ये किया था कौन सा वंश को? शिशुनाग वंश। नहीं, शिशुनाग वंश को समाप्त करने के बाद नंद वंश की स्थापना किया था, अभी तो बोले थे। हाँ, और महापदम नंद को क्या क्या बोला जाता था? एक राट और एक छत्र की उपाधि मतलब धारण की। ठीक है ना? और पाली ग्रंथों में महापदम नंद को उग्रसेन कहा गया है। ये भी पूछ लेता है कि पाली ग्रंथों में महापदम नंद को क्या कहा गया है? तो उग्रसेन कहा गया है। ठीक है ना? आगे देखेंगे कि पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। किसको बताया गया है? तो ये मतलब महापदम नंद के बारे में बात कर रहा है। हाँ, महापदम नंद ने पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अश्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्यों को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि महापदम नंद ने कौन कौन से राज्यों को मतलब पराजित कर मगध का विस्तार किया? दो तीन को का नाम बोलिए जो अभी बताए हैं। काशी, मैथिल और अश्मक। हाँ, ठीक है। पंचाल। हाँ, ये भी है। तो ये सारा था। पंचाल भी हो जाएगा, इक्ष्वाकु भी हो जाएगा, काशी भी हो जाएगा, अश्मक और कलिंग है और मैथिल है। तो अश्मक का राजधानी कहाँ था? अश्मक का राजधानी इसी का ना पोतली की कहाँ था? पोतली। हाँ, पोतन या पोटली। हाँ हाँ, ठीक है, याद रखिए। ठीक है ना? तो ये चीज था। आगे हम लोग देखेंगे कि अब तक क्या है कि 321 ईस्वी पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापदम नंद के समय हुआ था। एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि मगध का जो सबसे ज्यादा मतलब विस्तार हुआ था तो किसके समय में हुआ था? बताइए। महापदम नंद या घनानंद? महापद्म। हाँ, महापदम नंद। ठीक है। कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मगध सम्राट महापदम नंद था। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा जाएगा कि प्रथम मतलब कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मगध सम्राट कौन था? तो क्या बतलाएंगे आप लोग? महापद्म नंद। हाँ, ये कौन सा वंश का स्थापना किया था? नंद वंश का। नंद वंश का। हाँ, कौन वंश को समाप्त करके किया था? शिशुनाग वंश का। ठीक है, बिल्कुल। पाली ग्रंथ में महापदम नंद को क्या कहा गया है? एक राट और एक छत्र। नहीं, वो तो उपाधि दिया था ना। उग्रसेन।
हाँ, पाली ग्रंथों में महापद्म नंद को उग्रसेन कहा गया है और उग्रसेन कहा गया। हाँ, वो उपाधि धारण किया था। ठीक है। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महापद्म नंद के समकालीन थे। एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, इसको इस तरह से पूछा है कि जो मतलब पाणिनि क्या थे, तो एक क्या थे, एक महान विद्वान थे और मतलब व्याकरण के रचयिता थे पाणिनि। तो ये पूछ लेगा ना कि मतलब पूछ लेगा किसके समकालीन थे, तो क्या बताइएगा, महापद्म नंद के समकालीन थे। हाँ, इस वंश का अंतिम शासक धनानंद हुआ। किसका, कौन सा वंश का, शिशुनाग या नंद वंश? नंद वंश का। हाँ हाँ, ठीक है। धनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर को भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व पर किया गया। म्यूट कर लीजिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मतलब सिकंदर जो है किस मतलब किसके समय में यहाँ पे आक्रमण किया था, तो यही धनानंद के समय में किया था, ठीक है ना। कब किया था, तो 326 ईसा पूर्व में। ये मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नंद वंश की आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था। जो नंद वंश था ना, एक मिनट, जो नंद वंश था आर्थिक एवं सैन्य रूप से क्या था, काफी संपन्न था, ठीक है ना। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना क्या की, ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। एक क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता होगा कि जो सिकंदर का सेना था कौन सा नदी पार करने से इनकार कर दिया था, तो कौन सा नदी था, ब्यास नदी था, ठीक है ना। तो कभी कभी होता है ना कि इंसान को एक ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, हवा भी बना दीजिएगा ना, तो आपका दुश्मन डर के भाग जाता है, वही वाला काम हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। धनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था। तो इनके बारे में तो आप लोग जानते हैं ना। चाणक्य का नाम बताइए तो, कई गो नाम है चाणक्य का, कल चर्चा किए थे इसके बारे में हम। विष्णुगुप्त, कौटिल्य। ठीक है, बिल्कुल। तो वही क्या हुआ था कि मतलब जो धनानंद थे ना, यही अपने दरबार में ना विद्वान ब्राह्मण जो था चाणक्य का अपमान किया था, है ना। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से क्या किया कि धनानंद की हत्या करवा दी, है ना। और उसके बाद क्या करता है कि नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना की। मतलब ये क्या किया, अपना उसका अपमान कर दिया था, कहा जाता है कि उसका चुंडी या पता जो ना मतलब कटवा दिया था, इसीलिए उसको बहुत ये था, अपमानित कर दिया था, और उसी का प्रतिशोध लेने के लिए ऐसा ये। क्या बोल रही हैं, हेलो, बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है आपका। नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग देख रहे थे ना नंद वंश के बारे में, तो एक बार रिवीजन कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो नंद वंश का जो मतलब समय काल था ना, 344 से 321 ईसा पूर्व था, और महापद्म नंद ने 344 ईसा पूर्व में क्या किया, शिशुनाग वंश को समाप्त करके कौन सा वंश का स्थापना किया, बोलिए, नंद वंश। हाँ, महापद्म नंद ने किस किस का उपाधि धारण की, बताइए, दो ठो उपाधि जो था, एक राट और एक छत्र। हाँ, पाली ग्रंथों में महापद्म नंद को क्या कहा गया, उग्रवा कहा गया या उग्रसेन। हाँ बिल्कुल। हाँ, पुराणों में उसे क्या बोला गया, राम का अवतार बोला गया या परशुराम का अवतार, परशुराम का दूसरा अवतार। हाँ बिल्कुल। महापद्म नंद ने कौन कौन से राज्यों को पराजित कर मगध साम्राज्य में मिलाकर विस्तार किया था, एक दो गो नाम बोलिए। पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अश्मक, कलिंग, मैथिली। हाँ बिल्कुल। तो एक क्या किया था ना, इसको मिला के और मतलब इसको विस्तार किया था, किसको, मगध का। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कलिंग पर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम मगध सम्राट कौन था, तो क्या बतलाएंगे, महापद्म, यही महापद्म नंद था, ठीक है। अच्छा, व्याकरण के जो महान विद्वान थे जिनका नाम पाणिनि था, तो उस किसके समकालीन थे, महापद्म नंद के या किसके थे, महापद्म। हाँ तो हाँ ठीक है। तो सिकंदर ने भारत पे कब आक्रमण किया था, 326 ईसा पूर्व में या 346 में, 326 में। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सिकंदर की सेना ने कौन सा नदी पार करने से मना कर दिया था, ब्यास नदी या सतलज, व्यास नदी।
हाँ 326 आपका नेटवर्क इशू है, जाके आइए, में ठीक है ना। आपका नेटवर्क इशू है, जाके आइए, ठीक है। तो आगे देखेंगे कि ईसा आप ना VC से जाके आइए मैम, आपका नेटवर्क सही नहीं है, ठीक है। मेरा आवाज आ रहा है ना आप लोग को? हाँ सर। हेलो, हाँ चलिए ठीक है। तो ये चीज था, धनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया था और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से क्या किया, धनानंद की मतलब हत्या करवा दी। और नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना की। तो इस तरह से हम लोग इसके बारे में देख लिए। अब देखेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो मौर्य वंश का समय बताइए, कब से कब तक था, कोई बताइए। 321 से 184 ईसा पूर्व। हाँ ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे तो इनका 3 से 21 से 298 ईसा पूर्व था। जस्टिन एवं एस्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था, सेंड्रोकोटस कहा था कि सेंड्रोस कहा था, बताइए तो। सेंड्रोकोटस। हाँ सेंड्रोकोटस कौन कहा था, जस्टिन एवं एस्ट्रेबो ने। जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की। प्लूटार्क और एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या, एंडोकोटस के रूप में भी चिन्हित किया, ठीक है ना। ये चीज याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? हाँ चाणक्य थे, ठीक है। चाणक्य या कौटिल्य जो बोलिए। उनका वास्तविक नाम अगर पूछेगा तो क्या बतलाइएगा, चाणक्य जो थे मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, उनका वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। हाँ विष्णुगुप्त था। और उन्हीं की सहायता से ना चंद्रगुप्त ने क्या किया था कि 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना कब किया गया था, तो क्या बतलाइएगा, बोलिए। 321 321 ईस्वी पूर्व में किया गया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर की जो क्या है उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। जो मौर्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य था 305 ईस्वी पूर्व में किसके, सिकंदर का उत्तराधिकारी का नाम क्या था, बताइए तो। सेल्यूकस निकेटर। हाँ उसी के साथ युद्ध किया। और क्या हुआ ना कि युद्ध के पश्चात संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, मकरान और हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। जब युद्ध हुआ, युद्ध में संधि हुआ, तो उसके तहत कौन कौन क्षेत्र उसको प्राप्त हुआ, बताइए। काबुल, कंधार, मकरान, हेरात। हाँ बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे, है ना। और उसमें जीत गया था, तो बदले में क्या किया था सेल्यूकस मतलब चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को कितना हाथी उपहार दिए थे, बताइए तो। 500। 500। ये पूछता है, इसको याद रखिएगा। अच्छा बताइएगा कि युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कौन सा राजकुमारी से हो गया था, उसका नाम क्या था? हेलेना से हुआ था, कर्नेलिया। हाँ हेलन कर्नेलिया था। तो ये कहाँ की थी, पाकिस्तान की थी कि ईरान की थी कि यूनान की थी, यूनानी थी? यूनान की राजकुमारी थी। हाँ पुत्री किसकी थी, किसकी पुत्री? सेल्यूकस की हाँ पुत्री थी, उसी से जी शादी जी हुआ था। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा बताइएगा किसने मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत भेजा था, तो किसने भेजा था और कौन था वो? सेल्यूकस भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और उसका नाम क्या था, मेगास्थानीज था, ठीक है ना। और मेगास्थानीज का एक पुस्तक है, उसका नाम क्या है, बताइए तो। ये बहुत चर्चित पुस्तक है। इंडिका। हाँ बिल्कुल। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश पर्वत ईरान तक, और दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक तथा पूर्व में बंगाल तक इसका मतलब था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य का विस्तार कहां से कहां तक था, तो क्या बतलाएंगे आप लोग, बोलिए। उत्तर में कहां तक था? हिंदू कुश उत्तर, पर्वत से लेके हाँ और तो दक्षिण उत्तर में हिंदू और पश्चिम में सौराष्ट्र तक और पूर्व में बंगाल तक था, ठीक है। आगे देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। ये पूछ लेता है ना। एक और है लेकिन वो बाद में है।
तो पूछा जाएगा कि किसके शासन काल में मतलब 12 वर्षों का भीषण अकाल था, बताइए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि मतलब वहां उनका मृत्यु भी हो गया था, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि अपने राजगद्दी को त्याग कर वो कहाँ चले गए थे, बताइए। और कौन पर्वत पे तपस्या मतलब करने के लिए गए थे, बताइए। श्रवण सरवन बेलगोला में गए थे। चंद्रगिरी चंद्रगिरी पर पर्वत हाँ, जो कि देखना कर्नाटक 18 सरवन बेलगोला कर्नाटक में है। ठीक है, ठीक है। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था। 298 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति, जिसको सलेखना के द्वारा क्या किया, अपने आप को त्याग दिए थे, ठीक है ना। तो ये पूछा जा सकता है कि अपने आप को जो त्यागे थे, तो कौन सा विधि थे, कौन सा उस पद्धति था, बताइए तो। संलेखना या संखारा दोनों देता है। हाँ, ठीक है, संछारा या सलेखना, ठीक है। तो ये क्या था, बौद्ध से रिलेटेड था कि जैन से था? जैन से था। ठीक है। अच्छा, आगे हम लोग देखेंगे बिंदुसार के बारे में। तो इसका टाइम पीरियड कब से कब था? 298 से 272 ईसा पूर्व था, या 398 से 373 था? 298 से 272 ईसा पूर्व। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, ठीक है ना। उसने अमित्र घाट, सिंह सेन आदि के नाम से भी दिया गया। क्या है ना कि जो बिंदुसार है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, तो उसको क्या क्या नाम दिया गया, बताइए तो। अमित्र घाट और घाट सिंहसेन। और सिंह हाँ, है। सिंह एस्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो क्या बोलते हैं, सीरिया का राजा था, वो किसको भेजा था उसके दरबार में? डाइमेकस। हाँ, डाइमेकस को। सीरिया का राजा का क्या नाम था? एंटियोकस। एंटियोकस। एंटियोकस, ठीक है। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस ने क्या किया कि डायनोसियस नामक राजदूत भेजा। ये भी पूछ सकता है ना। बिंदुसार के दरबार में मिस्र का राजा जो था, जिसका नाम क्या था, टालमी फिलाडेल्फस ने ये कौन सा राजदूत भेजा था, इसका नाम क्या था? तो डायनोसियस था, ठीक है ना। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र किसको भेजा था? उसका बिंदुसार, अशोक को, ठीक है ना। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। क्या? यही ना दार्शनिक मांगा था, और ये क्या बोलते हैं, शराब मांगा था। डाइमेकस जो एंटियोकस राजा था, अंजीर मांगा था इससे। अच्छा, हमको याद नहीं है मैम, लेकिन पढ़े हम भी हैं, ठीक है ना। मांगा था कोई, और कौन मांगा था हमको एक्चुअली याद नहीं है। यही है शायद, बिंदुसार ही है। बताइए सुजीत सर, कंफर्मेशन दीजिए, हम भूल गए हैं। सुदीप सर से पूछिए ना। लाइब्रेरी में है, टाइप करेंगे अपने। ये सोनी मैम क्या नहीं बोल रही हैं? मौन व्रत है क्या आज? चलिए ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या था ना कि बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा, ठीक है ना। ठीक है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और आपसे पूछा जाएगा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक का क्या नाम था, बताइए तो। बिंदुसार। मकली घोषाल। मकली घोषाल, मोखली घोषाल नाम था, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। ये आजीवक संप्रदाय का जो ये था ना संस्थापक, मोखली घोषाल के बारे में पूछता है। म्यूट कर लीजिए, किनके तरफ से आवाज इको हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देख लिए। अब आगे पढ़ेंगे ना अशोक के बारे में। तो अशोक का जो टाइम पीरियड था ना, 269 से 232 ईसा पूर्व था। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों के बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पे बैठा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिंदुसार के मृत्यु के कितने वर्ष बाद अशोक गद्दी पे बैठा था मौर्य वंश के, 4, 5, 6, 4 वर्षों के बाद।
हाँ 4 वर्षों के बाद। इससे पूर्व वह कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन का था या पाकिस्तान का था या बिहार का? उज्जैन का था। हाँ उज्जैन का। उज्जैन का था। उज्जैन किस नदी के किनारे है बताइए? ब्यास। ब्यास है? ना सॉरी, ब्यास थोड़ी ना है। मैं छिप्रा बोलते हैं उसको, ठीक है ना? तो उसी के किनारे है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया, ठीक है ना? मस्की एवं गुजरा के अतिरिक्त नेतुर तथा उद्गोलन के अभिलेख में अशोक का नाम का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना? ये भी पूछ लेता है। तो मस्की एवं गुजरा के अतिरिक्त कौन से अभिलेख में अशोक का नाम का उल्लेख मिलता है बताइए? ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। तो ये है नेतुर तथा उद्गोलम में, ठीक है ना? तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। सिंगली अनुश्रुतियों बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की, हालांकि अन्य स्रोतों में इसकी पुष्टि नहीं होती है, ठीक है ना? ये मतलब हम भी कहीं पढ़े थे कि ये अपना 99 को भाई का हत्या कर दिया था। आई थिंक, पता ना ये अगम को आगे क्या है इधरे, उसका भी कुछ यही है। पटना अभी में। हमको याद, हाँ याद पटना हमको में नहीं आ आगम रहा हुआ। है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि कलिंग इसमें है कि अशोक ने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। मतलब अशोक का जो कितने नंबर का शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है बताइए? 13वें शिलालेख में। 13वें। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसके पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। देखिए यहाँ से पूछता है, ठीक है ना? ये याद रखिएगा, पहले वो कौन सा धर्म को मानता था ये अशोक? शैव धर्म। हाँ, और बाद में क्या किया? बौद्ध धर्म को अपनाया। दिव्यावदान के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ये भी पूछ सकता है कि अशोक को किसने मतलब बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, तो क्या नाम बताएंगे आप लोग? उपगुप्त ने। हाँ ठीक है, अब देखते हैं अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष, ठीक है ना? तो 9वें वर्ष में वो कलिंग युद्ध किया, ठीक है ना? और 10वें वर्ष में क्या किया? बोध गया की मतलब यात्रा की। और 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा की। वही बात करेंगे 13वें वर्ष में, तो धम्म का शिलालेख में क्या है? अंकन है। और 14वें वर्ष में क्या है? धम्म महामात्रों की नियुक्ति है। और 20वें वर्ष में क्या है? लुम्बिनी की यात्रा अशोक ने कर घटाकर 1/8 कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना? जैसे पूछ देगा कि 13वें वर्ष में वो क्या किया था, बोलिए? या ऐसे पूछेगा कि धम्म का शिलालेखों में अंकन जो है ये कौन से वर्ष में है, तो 13वें वर्ष में है, ठीक है ना? और बोध गया का यात्रा किस वर्ष में किया था बताइए? 10वें में। चलो 10वें वर्ष में। और कलिंग युद्ध कब हो जाएगा? 9वें वर्ष में। हाँ ठीक है। अब 20वें वर्ष में क्या क्या किया था? कर को घटा को कितना कर दिया था बताइए तो? 1/8। लुम्बिनी की यात्रा 1/8 कर दिया था। हाँ ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को भेजा। कहाँ भेजा था? और दोनों पुत्र पुत्री का नाम बताइए? संघमित्रा और श्रीलंका भेजा महेंद्र। था, महेंद्र श्रीलंका और भेजा था। संघमित्रा। पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। भेजा कहाँ था? श्रीलंका, ठीक है ना? इसको याद रखिएगा। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया था? पाटलिपुत्र में किया था या राजगीर में किया था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में किया था। और इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अशोक ने कितने वर्षों तक शासन किया तो क्या बताइएगा? 37। हाँ, उनकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई और अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया, ठीक है? ये उत्तराधिकारी कौन कौन थे? एक दो का नाम बताइए, फिर हम बताते हैं। कुणाल। हाँ ठीक है। कुणाल थे, बंधुपालित थे, इंद्रपालित थे, दसोन थे और दशरथ थे और संप्रति शाली शुक और देव धर्मन थे और सत धनुष थे और बृहदत्त थे। तो इनमें से मेन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि अशोक का मृत्यु कब हुआ था, ये बताइए? 232 में। 232 ईसा पूर्व में। हाँ
तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अशोक के बाद उसके कितने उत्तराधिकारी ने शासन किया था? 10 गो, 11 गो, 12 गो, बताइए। 10। हम्म, ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था और मौर्य वंश का शासनकाल जो है 137 वर्षों तक था। आपसे अगर पूछा जाएगा कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था तो क्या बतलाएंगे? ये पूछा है एग्जाम में बहुत बार। बृहद्रथ, बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। ठीक है, कितने वर्षों तक शासन किया था ये बताइए तो? 137 वर्ष। हाँ, 137 वर्ष तक किया था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में? अब मौर्य मतलब प्रशासन के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन की स्थापना की गई और इस व्यवस्था में राजा सम्राट संपूर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर होता था, ठीक है ना। जो राजा होता था वो क्या है? सम्राट जो है संपूर्ण जो व्यवस्था था ना उसके शीर्ष पे होता था। अभी भी जैसे मान लीजिए कि कोई भी सिस्टम है तो सबसे बड़ा उसका हेड कौन होता है? उसका पदाधिकारी होता है ना। तो वैसे ही है, ठीक है ना। राजा में प्रशासनिक, सैनिक तथा न्यायिक शक्ति निहित थी। राजा में क्या क्या निहित था? तो प्रशासनिक था, सैनिक और न्यायिक शक्ति निहित था। मौर्य काल में साम्राज्य का विभाजन कैसे कैसे हुआ था, कोई बताएंगे? देश जो केंद्र था, फिर प्रांत था, उसके बाद से विषय था और ग्राम में किया गया था। हाँ ठीक है मैम। केंद्रीय प्रशासन में राजा के सहयोग के लिए अमात्य, ये अमात्य जो है ना बीपीएससी में पूछा है कई बार। तो अमात्य, अमात्य किसको बोलते हैं बताइए तो, कीजिए टाइप या बोलिए। प्रशासनिक अधिकारी। हाँ, तथा तीर्थ जो है उच्च अधिकारी होते थे। कौटिल्य के अनुसार प्रमुख तीर्थ अधिकारियों की संख्या कितना? 18 थी। तो अमात्य के बारे में हम लोग देखें जो कि प्रशासनिक अधिकारी को कहते हैं। वहीं तीर्थ के बारे में अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा उच्च अधिकारी। और कौटिल्य के अनुसार जो प्रमुख तीर्थ अधिकारी थे उनकी संख्या कितनी थी? 18 थी। अब हम लोग आगे मतलब कौन कौन थे तो देखिए, इसमें संहारता, संहारता को बोलते हैं राजस्व विभाग का प्रधान। कौन होता है? राजस्व विभाग का प्रधान होता है। बात था सनिधाता, ये है राजकोषीय कोटा था, उसको क्या बोलते थे? सनिधाता बोलते थे। सीता अध्यक्ष जो है ये क्या होता था? राजकीय कृषि विभाग का प्रधान होता था, सीता अध्यक्ष, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे पंड्य अध्यक्ष। पंड्य अध्यक्ष जो क्या है कि वाणिज्यिक विभाग का प्रधान होता था, ठीक है ना। ये जितना पढ़ रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है इससे, ठीक है ना। तो इसको फिर से देखना है। उसके बाद से है अक्ष पटला अध्यक्ष, तो ये हो जाएगा महालेखाकार। उसके बाद आएगा सेनापति थे। सेनापति तो नॉर्मल है, सबको याद ही रहेगा। ये था आपको सैन्य विभाग, ठीक है ना। तो आप बताइएगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि सनिधाता, सनिधाता किसको कहते हैं बताइए? सनिधाता का मतलब? कोषाध्यक्ष। हाँ, राजकीय कोषाध्यक्ष। अच्छा, पंड्याध्यक्ष क्या है बताइए इसके बारे में? वाणिज्य विभाग का प्रधान था। हाँ बिल्कुल। समाहर्ता क्या होता है? समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान। बिल्कुल। अच्छा, एक बताइएगा अक्ष पटलाध्यक्ष ये क्या होता था? महालेखाकार था। हाँ ठीक है, तो इसको याद कीजिएगा। आगे हम देखेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मौर्य काल में कितने प्रकार की सेना उपलब्ध थी? 4 प्रकार की या 3 प्रकार की? 4 प्रकार की। कौन कौन था बताइए? 4 प्रकार का था तो? पैदल सेना, हाथी सेना, घुड़सवार सेना और रथ सेना। हाँ बिल्कुल, पैदल सेना था, हाथी सेना था, घुड़सवार सेना था और रथ सेना था, ठीक है ना। न्याय व्यवस्था राजा के अधीन थी। जो न्याय व्यवस्था था वो किसके अधीन था? तो राजा के अधीन था। लेकिन राजा के बाद न्याय व्यवस्था न्यायाधीश द्वारा देखा जाता था, ठीक है ना। न्याय व्यवस्था 2 भागों में विभाजित था। धर्म स्थानीय जो कि दीवानी न्यायालय होता था और एक था कंटका शोधन जो कि फौजदारी न्यायालय था। तो आपसे पूछ देगा कि कंटक शोधन जो है इसको क्या बोला जाता था, दीवानी या फौजदारी? तो क्या बतलाइएगा? फौजदारी। बोलिए। हाँ न्यायालय। हाँ, धर्म स्थानीय क्या होता था, उसको क्या बोलते थे? दीवानी। हाँ, तो इसको याद रखिएगा।
आगे देखेंगे कि गुप्तचर व्यवस्था के अंतर्गत प्रमुख गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि गुप्तचर जो व्यवस्था था उसमें प्रमुख गुप्तचर थे, उनको क्या बोला जाता था? गूढ़ पुरुष। गूढ़ पुरुष, ठीक है ना। अर्थशास्त्र में जासूसों को चर कहा गया है, ठीक है ना। अर्थशास्त्र में जासूसों को क्या कहा गया है? चर। चर। गुप्तचर व्यवस्था दो प्रकार की होती थी, कौन कौन, कोई बताएंगे? एक संस्था पे और एक संचार पे। ठीक है, तो दो प्रकार का था, क्या क्या था? एक संस्था था, तो संस्था में क्या था कि एक स्थान पे रहकर गुप्तचर कार्य मतलब करते थे, ये संस्था हो गया। और एक था संचार, तो संचार में क्या होता है? घूम घूम कर गुप्तचर का कार्य करना, है ना। कम्युनिकेशन सिस्टम कैसे होता है? पूरा एक हर जगह का खबर लेना, तो उसमें घूम घूम कर होता था। ये संस्था है कि एक ही स्थान पे रहकर गुप्तचर कार्य करते थे, तो इसको याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। आगे हम लोग देखेंगे कि मौर्य प्रशासन 5 प्रांतों में विभाजित था और प्रांतों का शासन राजकुमारों द्वारा संचालित किया जाता था, ठीक है। उदाहरण के लिए अवंती का राज्यपाल कौन था, बताइए तो? अशोक। अवंती उसको का राज्यपाल अशोक। हाँ, उसको और कहीं का राज्यपाल बनाया गया था मगध का राजा बनने से उज्जैन का। पहले? हाँ उज्जैन। बिल्कुल, हाँ ठीक है, उज्जैन का बनाया गया था। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि उत्तरापथ जो कि तक्षशिला है, दक्षिणापथ जो है सुवर्णगिरी है, प्राच्य में देखेंगे जो कि पूरब होता है, तो इसमें आएगा पाटलिपुत्र। अच्छा बताइएगा, पूरे मतलब वो जो बिहार है, तो बिहार भारत में किधर पड़ता है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम? एक बताइए। उत्तर नहीं नहीं, हम वो ऑप्शन ही नहीं दिए, उत्तर पूर्व हम बोलबे नहीं किए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम बताइए। बताइए। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये 4 ऑप्शन है ना, तो 4 में से एगो चूज कीजिए। लेकिन दक्षिण कैसे लेंगे? नहीं तो लीजिए एक, दक्षिण हम बोल नहीं रहे, एगो ऑप्शन बताइए ना कौन सा होगा। अच्छा तो पूरब हो जाएगा मैम, पूरब पूरब। बता सर। हाँ अंकल अब, करके बोलिए को। हाँ अब ऐसे हो जाएगा आपको, उत्तर पूर्व जो होता है वो सही है, लेकिन अगर एक लेना है तो आपको पूरब हो जाएगा, ठीक है। तो कलिंग जो हो जाएगा, तोसली हो जाएगा। तो ये सब 5 था। आगे देखेंगे कि प्रांतों का विभाजन विषय के रूप में किया गया था, है ना। विषय का प्रधान विषयपति या प्रदेशी कहलाता था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रांतों का जो विभाजन था वो किसके रूप में किया गया था, बताइए तो, बोलिए। विषय के रूप में। हाँ, विषय के रूप में किया गया था, तो विषय का प्रधान को क्या बोलते थे? विषयपति या प्रादेशिक। हाँ ठीक है, बिल्कुल। विषयों का विभाजन के रूप में किया गया था, तो ग्राम के रूप में किया गया था कि पंचायत के रूप में किया गया था? ग्राम के रूप में। हाँ, ग्राम के रूप में किया गया था। और ग्राम का प्रधान जो होता था उसको क्या बोलते थे, ग्रामीण या ग्रामिक? ग्रामिक। हाँ, ग्रामीक कहलाता था, ठीक है। 10 गांवों के समूह के प्रमुख को गोप कहा जाता था। तो गोप क्या होता था? एक तरह का बोस होता था, अभी ना बोलते हैं देखने के गोप बन रहे हैं ऐसे, तो क्या होता था कि मतलब 10 गांवों का समूह होता, ठीक है। नगर प्रशासन का संचालन 6 समितियों के द्वारा किया जाता था। जो नगर प्रशासन का मतलब जो है ना, कितने समितियों के द्वारा किया जाता था? 6 समितियों के द्वारा किया जाता था, ठीक है ना। मेगास्थानिज के अनुसार सभी समितियों में कितने सदस्य होते थे? 5 होते थे कि 6 होते थे, बताइए तो? 6। 5 होते थे ना मैम, ठीक है। अर्थात कुल 30 सदस्यों द्वारा ना नगर का संचालन किया जाता था। 6 समितियां थी या प्रत्येक में कितने थे? 5 थे, ठीक है ना। मतलब हम सदस्य का बारे में पूछ लिए थे, समिति तो 6 था ही, लेकिन उसमें कितने सदस्य थे? तो 5 सदस्य थे, तो 6 × 5 = 30 होता है, और टोटल हो जाएगा 30, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था मौर्य काल में राजकीय आय का स्रोत कृषि, उद्योग एवं व्यापार था, ठीक है ना। सर्वाधिक आय कृषि से प्राप्त होती थी। कृषि का कितना भाग कर प्राप्त होता था, बताइए तो? 1/5, 1/8, 1/6? 1/6। 1/6। हाँ बिल्कुल, 1/6। अच्छा ये बताइए, अभी हम अशोक के मतलब बारे में पढ़ रहे थे, जब मतलब अशोक का कार्यकाल देख रहे थे,
तो उसमें वर्ष दिया हुआ था। तो बताइएगा कि कौवे वर्ष में अशोक के द्वारा कर को घटा के 1/8 कर दिया गया था? 20वां, 30वां, 9वां, 6वां, बताइए। 9वां। 20 20 20 20 वर्ष में 20वां किया गया था। 9वां वर्ष में तो कलिंग युद्ध था, ठीक है ना? हाँ जी। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। हाँ, सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था, ठीक है ना? सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? सीता भूमि कहा जाता था। उद्योग एवं व्यापार से प्राप्त कर किया जाता था, तो कितना? 1/10, 1/15? 1/10। हाँ, 1/10, ठीक है। मौर्य काल में सबसे प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह जो गुजरात में था, उसका क्या नाम था? बताइए तो, ऑप्शन दे दें। ऐसे भड़ौच था, ठीक है ना? भरूच या भड़ौच उसको बोलते हैं, ठीक है ना? करों की चोरी के संदर्भ में मृत्यु दंड का प्रावधान था। जो लोग कर का चोरी करते थे ना, तो उसका किस चीज का प्रावधान था? तो मृत्यु दंड का प्रावधान था, ठीक है ना? सामाजिक व्यवस्था कौटिल्य के अनुसार मौर्यकालीन समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्गों में विभाजित था, ठीक है ना? मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज कितने वर्गों में विभाजित था? 6 या 7? बताइए तो। 7 वर्गों में। 7 वर्गों में। अब वही कौटिल्य के अनुसार क्या क्या था? बताइए। कौटिल्य के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्गों में विभाजित था, और यहाँ मेघस्थानी के अनुसार 7 वर्गों में। तो 7 वर्ग कौन कौन था? दार्शनिक था, किसान था, अहिर था, कारीगर था, सैनिक था, निरीक्षक था और सभासद था, ठीक है ना? तो इसको याद रखेंगे। कौटिल्य के अनुसार दास प्रथा का मतलब क्या था ना? प्रचलन था, जबकि मेघस्थानी ने दास प्रथा के प्रचलन को क्या किया? स्वीकार किया था कि नहीं किया था? बताइए। स्वीकार नहीं किया। नहीं किया था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि मौर्यकालीन समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, ठीक है ना? लेकिन वेश्यावृत्ति के भी प्रमाण मिलते हैं, और इस काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या बोला गया था? रूपा या रूपा जीवा? रूपा जीवा। हाँ, ठीक है। मौर्य कला जो है, मौर्य काल के दौरान ताकतवर केंद्रीय सत्ता के अधीन विभिन्न कला रूपों में मतलब रहता था। तो वो कौन सा था? कौन सा कला बोलते हैं उसको? स्थापत्य कला, और क्या है, एक मृत्यु कला, सॉरी मृत्यु बोल रहे हैं, मूर्ति कला का विकास हुआ ना, तो ये दोनों था। एक कला 2 रूपों में विकसित हुई। राजकीय संरक्षण में विकसित कला को क्या, कौन सा कला बोला जाता था? बताइए तो। राजकीय कला। राजकीय कला। तथा स्थानीय कलाकारों द्वारा विकसित कला को क्या बोला जाता था? जो स्थानीय लोक कलाकारों कला। द्वारा, हाँ, लोक कला के रूप में जाना जाता है, ठीक है। राजकीय कला के अंतर्गत स्थापत्य कला का विकास क्या हुआ? सबसे ज्यादा हुआ कि सबसे कम हुआ? सर्वाधिक हुआ, सबसे ज्यादा हुआ। स्थापत्य कला में राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप एवं गुहा विहार प्रमुख है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि राजकीय कला के अंतर्गत स्थापत्य कला का विकास क्या हुआ? सबसे ज्यादा हुआ कि सबसे कम हुआ? हेलो, आवाज नहीं आ रहा है क्या? हाँ, ज्यादा हुआ, सर्वाधिक हुआ, ठीक है। सबसे ज्यादा। हाँ, तो अगर पूछा जाएगा आपसे कि स्थापत्य कला में कौन कौन था प्रमुख, बताइए। स्तंभ था, स्तूप था, गुहा विहार, ये सब प्रमुख था। राजकीय कला के अंतर्गत मूर्ति कला के में स्तंभों के ऊपर मूर्ति एवं स्वतंत्र रूप से निर्मित मूर्तियों के क्या है? प्रमाण मिलते हैं। लोक कला के रूप में यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति एवं जैन तीर्थंकरों की मूर्ति मिली है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति और जैन तीर्थंकरों की मूर्ति किस कला में मिला है? बताइए। लोक कला। लोक कला। लोक कला में। तो लोक कला किसके रूप में जाना जाता था? किस मतलब ये विकसित किसके द्वारा था? मौर्य काल में नहीं, वो स्थापत्य तो कला था के ही ना, अंतर्गत। स्थानीय लोगों के द्वारा था ना वो। क्या मतलब स्थानीय कलाकारों के द्वारा था, मेरे पूछने का मतलब यही था, ठीक है। इन मूर्तियों का निर्माण बलुआ पत्थर से मतलब किया गया है, और इसका प्रमुख उदाहरण है दीदारगंज पटना से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति, ठीक है ना? और इसके अतिरिक्त लोहानीपुर पटना से जैन तीर्थंकर की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। तो यहाँ से क्या क्या पूछेगा? एक पूछ लेगा आपको
कि मतलब ये जो इन मूर्तियों का निर्माण हुआ है कौन से पत्थर से हुआ था, क्या बतलाएंगे आप लोग? बलुआ पत्थर। हाँ, बलुआ पत्थर हो जाएगा। और इसका उदाहरण कौन कौन बताए थे अभी, बोलिए। दीदारगंज पटना से जो मिला है यक्षिणी की मूर्ति। फिर है लोहानीपुर पटना से मिला जैन तीर्थंकर का मूर्ति। ठीक है, तो ये चीज हो गया। चलिए ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं और अगला एक क्लास में इसको खत्म कर देंगे।